हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सेस इंस्टीट्यूट एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को एंड हम आज इस दूसरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, बेस, सॉल्ट्स, उनकी कुछ रिएक्शंस और कुछ कंपाउंड जो हमको सॉल्ट से मिलते हैं। कौन सा सॉल्ट? NaCl। NaCl से हमको कुछ कंपाउंड डिराइव होते हैं, उनके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग जैसे मैंने बोला कि एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एसिड्स क्या होते हैं? देखो एसिड्स क्या था, पहले के टाइम में जो चीज़ें खट्टी होती थी उनको एसिड बोला जाता था, ठीक है। जैसे कि द टर्म एसिड वार ओरिजिनली यूज टू डिस्क्राइब एनी सब्सटेंस विच हैड ए सोर टेस्ट। एक्चुअली वर्ड जो आया था एसिड, ये आया था ये लैटिन वर्ड एसिडस से, जिसका मतलब होता था बेटा सोर। तो पहले के टाइम में क्या बोलते थे कि जो भी चीज़ें खट्टी होंगी वो एसिड बोल दी जाएंगी, ठीक है। लेकिन बाद में जब हमने और इसको स्टडी करना शुरू किया, कंपाउंड्स को स्टडी करना शुरू किया, तो हमने एसिड्स को एक्सप्लेन करने का, बताने का एक अलग तरीका चूज़ किया। वो केमिकली हमने उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, हमने इसी तरीके से बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, तो हमने फिर उनके बेसिस पे, उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशन दी, डिफाइन किया। लेकिन अगर बेसिक आइडिया मानो कि वर्ड एसिड क्यों आया, तो वर्ड एसिड इसलिए आया क्योंकि एसिड जो होते थे वो खट्टे होते थे और उनके लिए हमने लैटिन वर्ड एसिडस का यहाँ पे यूज़ किया। अब एसिड्स कितने तरह के होते हैं हमारे बेटा? एसिड्स दो तरह के होते हैं बेसिकली, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं बच्चा? देखो, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है वो एसिड जो हमको नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलते हैं, ठीक है ना, या फिर नेचर से जो मिलता है। जैसे कि बेटा देखो, हमारा जो नींबू होता है वो खट्टा होता है। खट्टा क्यों होता है? क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। इसी तरीके से जो आंट होती है, चींटी होती है, चींटी जब हमको बाइट करती है तो वो हमारा जो जहाँ पे भी बाइट करेगी वो एरिया जो होता है वो रेडिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि चींटी हमारी स्किन में एक एसिड इंजेक्ट करते हैं जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो जो हमको नेचर से एसिड मिल रहा है, जो हमको नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि प्लांट और एनिमल से हमको एसिड मिल रहा है, तो हम उसको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। अगर हमको अर्थ क्रस्ट से या अर्थ मिनरल सोर्सेज से हमको एसिड मिल रहा है तो हम उसको मिनरल एसिड बोलते हैं। तो इसको पहले पढ़ते हैं। द एसिड प्रोड्यूस्ड बाई प्लांट्स एंड एनिमल आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। वो एसिड जो हमको प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, इनको क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जैसे कि इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड विच वाज द फर्स्ट यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स. Ants also have an acid known as formic acid. Its name comes from formica, which is the Latin name of ant. तो जो एसिड था, फॉर्मिक एसिड नाम क्यों दिया गया? क्योंकि आंट जो है, चींटी है, उसका लैटिन नेम फॉर्मिका होता है, तो उसमें जो एसिड प्रेजेंट था इसीलिए उसको नाम दे दिया गया फॉर्मिक एसिड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मिनरल एसिड्स की। सो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? मिनरल एसिड्स वो जो हमको अर्थ क्रस्ट से या फिर मिनरल सोर्सेज से मिलते हैं। और जो इसमें नाइट्रिक एसिड था, नाइट्रिक एसिड दैट मीन्स HNO3। HNO3 जो होता है ये बेटा पहला हमारा मिनरल एसिड है। HNO3 जो है बेटा हमारे पे यहाँ पे पहला मिनरल एसिड था जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था। इसके अलावा H2SO4 भी हमारा मिनरल एसिड होता है। इसके अलावा हमारा HCl भी मिनरल एसिड है। सो मिनरल एसिड भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं, बट हमको एक बेसिक आइडिया हो गया है कि वो एसिड जो हमको नेचुरल यानी लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाएंगे। जो हमको एसिड्स मिनरल सोर्सेज या अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं उनको हम लोग मिनरल एसिड्स बोलते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ पे देखने वाले हैं बेसिस को। बेसिस क्या होते हैं बेटा? जो कंपाउंड हमको खाने में थोड़े कड़वे लगेंगे, स्लिपरी टच होगा, दोज कंपाउंड्स विच आर बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी और सोपी टू टच आर कॉल्ड बेस। अब देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल तुमको बताऊं तो सोप, साबुन एक बेस का एग्जांपल होता है, ठीक है। साबुन के साथ साथ कुछ और बेसिस भी हैं, जैसे कि कास्टिक पोटाश हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, कास्टिक पोटाश, लाइम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये कुछ ऐसे बेसिस हैं जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, ये जो डाइजीन और इनो वगैरह जो भी आते हैं एंटासिड्स, इनमें यूज़ किया जाता है। ये जो लाइम है, लाइम को हम लोग यूज़ करते हैं वाइट वॉश करवाने में, जो हम लोग चूना करवाते हैं घर की दीवारों पे, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होता है। बेकिंग सोडा आप लोग जानते हैं, खाना बनाने के लिए जो पेस्ट्रीज हो गई, केक्स हो गया, उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश का थोड़ा सा इंडस्ट्रियल यूज़ है। एंड देन ये जो सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा, ये हम लोग के डिटर्जेंट्स में आता है, ठीक है। अब सम बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कुछ बेसिस ऐसे हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, और ऐसे बेसिस जो पानी में डिजोल्व होते हैं उनको एल्कलीज बोलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सारे बेसिस पानी में डिजोल्व नहीं होते, वो बेसिस जो पानी में डिजोल्व होते हैं वो एल्कलीज बोले जाते हैं। इसको हम आगे चल के फिर से डिस्कस करेंगे एल्कलीज को, तो आपको ध्यान रखना है दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस पे सवाल आ सकता है
दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। और इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। जस्ट NaOH हो गया आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका, KOH हो गया, एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे एल्कलीज के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिस हो गया, एसिड्स हो गया। अब हम बात करते हैं सॉल्ट की। तो सॉल्ट्स क्या होता है बेटा, देखो जो एसिड और बेस की रिएक्शन से मिलके हमको प्रोडक्ट बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स बोलते हैं। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय फ्रॉम एसिड एंड बेसिस, फॉर एग्जांपल व्हेन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइंड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड ए सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड, दैट सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। और इस सॉल्ट को हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं और टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, क्योंकि खाने में यूज किया जाता है। और इनका जो टेस्ट होता है इनका जो टेस्ट होता है वो सॉल्टी टेस्ट बोलते हैं, थोड़ा नमकीन टेस्ट, जो आप लोग ऑलरेडी समझते हो। सो दिस टेस्ट इज सॉल्टी। तो ये हमारा सॉल्ट्स के बारे में हो चुका है। अब हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, एसिड बेसिस और सॉल्ट्स पढ़ चुके हैं। अब देखो हमको पता कैसे चलेगा, हम हर चीज़ को तो टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो केमिस्ट्री लैब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ पॉइजनस भी होती हैं, तो हर चीज़ को टेस्ट करके नहीं बताया जा सकता कि गिवन कंपाउंड हमारा एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेज का यूज़ करते हैं जो हमको, या तो अगर हम लोग उन सब्सटेंसेज को किसी एसिड में डाल दे तो कलर चेंज कर दे, बेस में डाल दे तो कलर चेंज कर दे। तो ऐसे सब्सटेंसेज जो हमको इसके बारे में बताते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उनको हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो सब सब्सटेंसेस चेंज देयर कलर ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड और ए बेस, दी सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे एसिड या बेस में डालने के बाद कलर चेंज करते हैं, उनको एसिड बेस इंडिकेटर्स बोला जाता है। द थ्री वेल नोन इंडिकेटर्स आर लिटमस, फिनोल्फ्थालीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ये तीन बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा ही यूज़ होने वाले इंडिकेटर्स होते हैं। ये सबसे पहला जो लिटमस है, ये नेचुरल इंडिकेटर होता है, नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। वेयर एज फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज जो है बेटा, ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि इनको हम लोग लेबोरेटरीज में प्रिपेयर करते हैं। अब हमको पता कैसे चलेगा कि लिटमस हमने डाल दिया, तो हमको पता कैसे चलेगा कि भाई लिटमस डालने के बाद कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो हमको कलर चेंज का अंदाजा होना चाहिए। तो अब वन बाय वन हम उनको यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या कलर चेंज देखने को मिलेगा हमको। सो सबसे पहला देखो लिटमस होता क्या है। देखो बेटा, आप लोग बायोलॉजी में ये चीज़ पढ़ चुके होंगे कि बायोलॉजी में क्या होता है, हम लोग एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिवीज़न में क्लासीफाई कर देते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज में, एनिमल्स का कुछ और डिवीज़न हो गया, प्लांट्स का कुछ और डिवीज़न हो गया। इसी तरीके से बेटा एक और डिवीज़न होता है हमारा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में हमारा लाइकेन नाम से एक प्लांट होता है, ठीक है ना। अब ये प्लांट से ही हम लोग लाइकेन से ही हम लोग लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लिटमस, तो लाइकेन से क्या एक्सट्रैक्ट किया बेटा हमने यहाँ पे, लाइकेन से हमने लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया। लिटमस जो होता है बेटा, खुद का इसका कलर होता है पर्पल कलर का सॉल्यूशन। लिटमस इटसेल्फ पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। अब लिटमस की ये खासियत होती है कि यदि आप इसको एसिड में डाल दोगे, अगर आप इसको एसिड में डाल दोगे तो ये रेड कलर में हो जाएगा, और अगर आप इसको बेस में डाल दोगे तो ये बेटा ब्लू कलर में हो जाएगा। अब लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पर्पल ब्लूई शेड भी रखता है और पर्पल रेड कलर का भी शेड रखता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दो तरह का लिटमस बनाते हैं। कैसा लिटमस, एक तो रेड लिटमस और एक ब्लू लिटमस। बेस में डाल देंगे, अल्कलाइन कर देंगे तो ब्लू लिटमस बन जाएगा। अब बेटा तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारा ब्लू लिटमस बन चुका है बेस में, इसमें तुम और बेस मिला दो तो कोई चेंज आएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम बेटा इसमें एसिड मिला दो तो एसिड मिलाते ही ये कैसे कलर में हो जाएगा बच्चा, रेड कलर में हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर हमारा ब्लू लिटमस रेड चेंज हो गया तो गिवन कंपाउंड एसिड था, और ब्लू लिटमस अगर कोई चेंज नहीं किया तो कंपाउंड या तो बेस था या फिर कंपाउंड न्यूट्रल भी हो सकता है। अगली यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अगर बेटा रेड वाले कंपाउंड में हम लोग बेस डाल दें तो ये बेस किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। और अगर हम रेड वाले कंपाउंड में एसिड डालें तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यदि हमारा रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है तो गिवन कंपाउंड बेस है, और अगर रेड में रहता है तो गिवन कंपाउंड या तो एसिड है या फिर वो न्यूट्रल नेचर का है, मतलब कोई भी चेंज शो नहीं करेगा। तो यही इसके बारे में लिखा हुआ है, द कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल एंड इट इज neither acidic nor basic. It is in the acidic solution it turns red, while in the basic solution it turns blue. Instead of using the litmus solution, two types of litmus solutions are used, known as blue litmus solution and red litmus solution. Blue litmus solution is formed by making the purple litmus extract alkaline, while red litmus paper is formed by acidifying the पर्पल लिटमस एक्सट्रैक्ट। हम एसिडिफाई कर रहे हैं तो
रेड बन रहा है और एल्कलाइन कर रहे हैं तो उसको ब्लू बन रहा है। तो यहाँ पे अगर इसका कॉन्क्लूजन लिखा जाए, अब जो भी मैंने आपको पढ़ाया इसका यदि हम लोग बेटा कॉन्क्लूजन लिखते हैं तो देखो कॉन्क्लूजन क्या होगा। कॉन्क्लूजन यहाँ पे इसका ये होगा कि अगर हमारा बेस है और हमने इसको रेड लिटमस में डाला, बेस रेड लिटमस को कैसा कर देगा बेटा, ब्लू कर देगा, और ब्लू लिटमस को ये ब्लू ही रहने देगा, ब्लू लिटमस को ये बेटा ब्लू ही रहने देगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एसिड लिखते हैं तो एसिड जो है वो रेड को रेड रहने देगा, लेकिन ब्लू लिटमस को भी वो कैसा कर देगा बेटा, रेड कर देगा। तो ये हमारा एसिड और बेस को पहचानने का तरीका था। लेकिन अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि लिटमस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, फिर एसिडिफाई करना पड़ेगा, एल्कलाइन करना पड़ेगा। तो इस सब से बचने के लिए क्या किया हमने, लिटमस सॉल्यूशन में पेपर स्ट्रिप्स डाल दिए और उनको सुखा दिया, तो लिटमस सॉल्यूशन पेपर स्ट्रिप्स पे आ जाएगा। तो उस पेपर स्ट्रिप्स को यूज़ करना शुरू किया, जिसको हमने बाद में बोला लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है बेटा, लिटमस पेपर बेसिकली ये हमारे इंस्टेड ऑफ ब्लू लिटमस रेड लिटमस सॉल्यूशन थिन पेपर स्ट्रिप सोक्ड इन दिस सॉल्यूशन एंड देन ड्राइड आर यूज समटाइम्स कॉल्ड लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर क्या है, लिटमस सॉल्यूशन में पेपर स्ट्रिप्स को हमने उसमें डाल के उसको सुखा दिया और उन्हीं को यूज़ करते हैं, तो उसको लिटमस पेपर बोलते हैं। तो लिटमस पेपर दो तरह का आपने अपने स्कूल्स में देखा होगा, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। सेम चेंज वही होगा, ब्लू बेस में ब्लू रहेगा, ब्लू एसिड में रेड हो जाएगा, रेड एसिड में रेड रहेगा, रेड बेस में ब्लू हो जाएगा। तो ये हमारा लिटमस पेपर के लिए था। ठीक है, चलो अगला हम बात करते हैं। देखो लिटमस टेस्ट आप देख पा रहे होगे, एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू रेड हो गया और बेसिक सॉल्यूशन में रेड ब्लू हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगला है टर्मरिक। टर्मरिक बेटा बहुत कॉमन चीज़ है, हमारे घरों में मिलती है। टर्मरिक की खासियत होती है कि यदि तुम टर्मरिक को एसिड में डाल दोगे, ठीक है बेटा, यदि तुम टर्मरिक को एसिड में डालोगे तो टर्मरिक में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, आपको येलो कलर का रहेगा। लेकिन यदि आप टर्मरिक को बेस में डाल दोगे तो बेस में टर्मरिक रेड कलर में चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा पिंक रेड शेड आ जाता है। तो बस हमको यही ध्यान रखना है कि एसिड में टर्मरिक येलो रहेगी और बेस में टर्मरिक रेड हो जाएगी। कॉमन इंग्रेडिएंट इन इंडियन किचन टेस्ट बेसिक सॉल्यूशन, इट कंटेन्स येलो सब्सटेंस विच टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारा टर्मरिक है वो एसिड में रेड येलो रहेगी और बेस में ब्लू कलर का हो जाएगी। तो देखो टर्मरिक रिमेन्स येलो, हो सकता है न्यूट्रल हो, टर्मरिक रिमेन्स येलो, हो सकता है एसिड हो। ये लेमन जूस डाला है यहाँ पे, टर्मरिक प्लस लाइम, उसमें चूना डाल दिया, बेस डाल दिया, तो टर्मरिक जो है वो हमारा थोड़ा सा ये रेड कलर जिसको बोलते हैं वर्मिलियन कलर में चेंज हो गई। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। इसको आप घर में भी कर सकते हो, एक छोटे से कपड़े पे टर्मरिक आप लगा देंगे, उसको फिर साबुन से अगर रब करेंगे तो वो कंपाउंड हमारा जो है रेड कलर में, जो कपड़ा होगा वो रेड कलर शो करना शुरू कर देगा। दैट मीन्स उसका जो टर्मरिक है वो रेड कलर में चेंज हो चुका है। देन कम्स सम पेटल्स। देखो ये वाला जो पार्ट है ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्टिविटी बेस में। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमारे प्लांट्स हैं जिनके हम लीव्स को यूज़ कर सकते हैं एसिड बेस इंडिकेटर की तरह। जैसे कि हाइड्रेंजिया बेटा, हाइड्रेंजिया के पेटल जो हैं वो पिंक होते हैं बेस की प्रेजेंस में और एसिड की प्रेजेंस में कोई कलर चेंज नहीं करते। पेट्यूनिया एक और प्लांट है, इसके रेडिश पर्पल हो जाते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में और वायलेट हो जाते हैं बेसिक सॉल्यूशन में। जिरेनियम हमारा ऑरेंज रेड हो जाएगा एसिड सॉल्यूशन में और ब्लू हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग इसको लिख लो, ये इससे सवाल बन सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में बताया नहीं है क्या चेंज होगा, बस बोला गया था कि कुछ प्लांट्स हैं लाइक जिरेनियम, पेट्यूनिया एंड हाइड्रेंजिया जो कि एसिड बेस इंडिकेटर्स की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फिनोफ्थलीन की। फिनोफ्थलीन जो है एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, यानी कि लैब में प्रिपेयर किया गया था। अब ये कलरलेस होता है, इसका खुद का कोई कलर नहीं होता। तो फिनोफ्थलीन से हम कैसे पता लगाते हैं एसिड बेस के बारे में बेटा? देखो फिनोफ्थलीन को एसिड में यदि डाल देते हैं तो फिनोफ्थलीन में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी वो कलरलेस ही रहने वाला है। लेकिन अगर बेटा फिनोफ्थलीन को बेस में डाल दिया जाए तो ये पिंक कलर का शेड देना शुरू कर देगा। तो हम इसके बेसिस पे बता देते हैं कि गिवन सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर का है। सो इन एसिडिक सॉल्यूशन इट रिमेन्स कलरलेस व्हाइल एडिंग इट टू ए बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स द सॉल्यूशन पिंक। ये सॉल्यूशन को पिंक कलर में चेंज कर देगा अगर हमने क्या किया, इसको बेस में डाल दिया। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग ये हमारा फिनोफ्थलीन को लेके हो गया। अब नेक्स्ट बचता है हमारा बेटा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज बिल्कुल ऑरेंज कलर का होता है। अब ऑरेंज कलर से देखो, इसको एसिड में डालेंगे तो ये रेड कलर में हो जाएगा और इसको यदि बेस में डाल देंगे तो ये येलो कलर में हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, सो मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर का इसका शेड होता है। लेकिन अब इस मिथाइल ऑरेंज को
अगर हम लोग देखें यहाँ पे बेटा इस मिथाइल ऑरेंज को अगर हम लोग यहाँ पे बेटा एसिड में इसको डाल देते हैं तो ये एसिड में चेंज हो जाता है रेड कलर में, और अगर बेटा इस मिथाइल ऑरेंज को हम लोग बेस में डाल देते हैं तो बेस में ये चेंज हो जाता है येलो कलर में। तो आप इसको याद रखेंगे, जिस तरह से मैं कॉन्क्लूजन्स लिख रहा हूँ आपको वो सब नहीं अब पढ़ने की ज़रूरत है, अब आप रिवाइज कर रहे हो, आप इतना सब कुछ नहीं लिखेंगे, आप कॉन्क्लूजन लिखेंगे। मिथाइल ऑरेंज एसिड में डाला रेड हो गया, मिथाइल ऑरेंज बेस में डाला येलो कलर में चेंज हो गया, तो बस आपका काम हो जाएगा। और इसको आपका बोर्ड्स में आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में तो लिख ही सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय इन द लेबोरेटरी और मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्री। इट इज़ ऑरेंज कलर डाई। व्हेन ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू एसिड इट टर्न्स द सॉल्यूशन रेड, व्हाइल एडिंग टू बेस सॉल्यूशन इट टर्न्स द सॉल्यूशन येलो। ये येलो कलर में चेंज हो जाता है बेसिक में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दिस इज ऑल अबाउट मिथाइल ऑरेंज। तो यहाँ पे हमारा इंडिकेटर्स खत्म हो गए हैं, जिनको देखकर या फिर जिनका कलर चेंज होने से मैं बता सकता हूँ कि गिवन कंपाउंड हमारा एसिडिक होगा या फिर गिवन कंपाउंड हमारा बेसिक नेचर का होगा। अब बेटा देखो हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो कलर तो चेंज नहीं करते, लेकिन उनकी स्मेल के बेसिस पे मैं बता सकता हूँ कि वो कंपाउंड जो होगा एसिड में वो प्रेजेंट है या फिर वो बेस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे इंडिकेटर्स को बेटा जिनमें हमारा स्मेल के बेसिस पे हम लोग बताते हैं, इनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। वो इंडिकेटर जो स्मेल के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं अनियन एक्सट्रैक्ट का। अब देखो ये वाली बात भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि हम अनियन एक्सट्रैक्ट को और वनीला एक्सट्रैक्ट को और क्लोव ऑयल को क्वेश्चन फॉर्म में लिखा हुआ है कि क्या हम इनको इंडिकेटर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे इंडिकेटर्स की तरह इनको यूज़ किया जाएगा, ठीक है बेटा। देखो तो रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, जो स्मेल के बेसिस पे हम एसिड बेस के बारे में बताते हैं उनको एसिड बेस इंडिकेटर्स बोला जाता है, ठीक है बेटा। अब देखो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इंडिकेटर्स में अनियंस की सबसे पहले बात करें तो देखो आप सभी को मालूम है कि अनियन के पास एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर होती है, उसके पास उसकी खुद की एक स्मेल होती है, ठीक है। तो अब अनियन को यदि मैं बेटा एसिड सॉल्यूशन में डाल दूँ, ठीक है, हमारे पास क्या है बच्चा, अनियन एक्सट्रैक्ट है। यहाँ पे हमारे पास अनियन एक्सट्रैक्ट है, तो इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। अगर बेटा यहाँ पे इसको आप लोग एसिड में डाल देते हो तो जो इसकी स्मेल है वो रिटेन करती है, वो गायब नहीं होती है। लेकिन यदि बेटा आप इसको बेस में डाल देते हो तो जो स्मेल होगी वो वैनिश हो जाएगी। तो मैं इसके बेसिस पे बता दूंगा कि गिवन सब्सटेंस हमारा एसिड है या फिर गिवन सब्सटेंस हमारा बेस है। तो बस ये आपका कंक्लूजन है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक ओडर व्हेन चॉप्ड अनियन केप्ट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दे लूज देयर ओडर व्हेन इट इज प्रेजेंट इन डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन, ओडर ऑफ अनियन इज नॉट लॉस्ट। द एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिड और बेसिक सॉल्यूशन। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा बेटा, अनियन एक्सट्रैक्ट की तरह एक और होता है वनीला एक्सट्रैक्ट, जो हम लोग ये वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम्स और ये सारी चीज़ें खाते हैं तो वो उसमें एक कंपाउंड होता है वेनिलिन, जिसकी वजह से वो फ्लेवर और वो स्मेल आती है। तो वनीला एक्सट्रैक्ट उसी को बोला जाता है, ठीक है। इसकी एक स्वीट प्लीजेंट स्मेल होती है। तो जैसा आपने सिमिलर टू अनियन एक्सट्रैक्ट, जैसा आपने अनियन एक्सट्रैक्ट के केस में सुना देखा, वैसा ही यहाँ पे होता है। देखो तो यहाँ पे हम लोग वनीला एक्सट्रैक्ट की यदि बात करें तो बेटा वनीला एक्सट्रैक्ट में भी सेम चीज़ होगी। यदि आप वनीला एक्सट्रैक्ट को एसिड में डाल देते हैं तो यहाँ पे स्मेल जो होगी वो आपकी रिटेन करेगी, यहाँ पे जो स्मेल होगी वो आपकी बेटा रिटेन करेगी। लेकिन यदि आपने वनीला एक्सट्रैक्ट को बेस में डाल दिया, ठीक है बच्चा, वनीला एक्सट्रैक्ट को आपने बेस में डाल दिया तो यहाँ पे जो स्मेल होगी वो हमारी वैनिश हो जाएगी, यहाँ पे जो स्मेल होगी वो हमारी वैनिश हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया वनीला एक्सट्रैक्ट को लेके। तो जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में बोला गया था कि क्या हम अनियन एक्सट्रैक्ट और वनीला एक्सट्रैक्ट और क्लोव ऑयल, यानी कि क्लोव लौंग को बोलते हैं, लौंग का जो ऑयल होता है, तेल होता है, तो क्या उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दो आपने देख लिए, अनियन एक्सट्रैक्ट के बारे में देख लिया आपने और आपने वनीला एक्सट्रैक्ट के बारे में देख लिया। अब बात आती है क्लोव ऑयल की। तो बेटा क्लोव ऑयल को नहीं यूज़ किया जा सकता, क्यों? क्योंकि क्लोव ऑयल की स्मेल एसिड में भी रहती है और क्लोव ऑयल की स्मेल बेस में भी रहती है, वो वैनिश नहीं होती है। सो आंसर उसका ये होगा, नो, क्लोव ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्लोव ऑयल हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। The characteristic odor in clove oil is retained in both dilute acid and alkaline solutions। तो ये आपको याद रखना है कि क्लोव ऑयल को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। अगला है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब हम एसिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कि एसिड में क्या एक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे उसको समझा जा सकता है। तो बेटा देखो एसिड की प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पे क्या क्या है। देखो सबसे पहला सोर टेस्ट होता है, ये हम सबको मालूम है। एक्शन ऑफ लिटमस हमको पता है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेगा। एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज हमको पता है, ये ऑरेंज को रेड में चेंज कर देगा। अब आता है मेटल्स के साथ रिएक्शन।
तो बेटा एक बात ध्यान से समझो, जब भी हमारा मेटल की रिएक्शन आप एसिड के साथ कराओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मेटल सॉल्ट, और मेटल सॉल्ट के साथ आपको मिलेगी यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम हाइड्रोजन गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आपको एपरेटस बना के दे देगा, आपको पूरा एक वहाँ पे पिक्चर बना के दे देगा, पूछेगा बताओ कौन सी गैस रिलीज हुई। तो इस गैस को हम चेक करते हैं बाई बर्निंग दिस गैस, है ना। इस गैस को बर्न किया जाता है एंड दिस गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। अगर हम देखें, अगर इस गैस को बर्न किया जाएगा तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, तो वो हमको बता दे, उससे हमको पता चल जाएगा कि ये जो गैस यहाँ से रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, ये उस तरीके का एपरेटस बना हुआ आपको आएगा। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कुछ एसिड में कुछ मेटल पीसीस को डाला गया, मेटल में जिंक ग्रेन्यूल्स को डाला गया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अब इस हाइड्रोजन गैस को हमने सोप सॉल्यूशन से पास कराया सो दैट हमको पता चले कि जो गैस है वो कहाँ कहाँ पे रिलीज हो रही है। अब यहाँ से बबल्स बनेंगे, बबल्स हमारे उठेंगे और उसके पास अगर हम लोग ये कैंडल लेके आए तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी और हमको पता चल जाएगा जो गिवन गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो हमारे एसिड्स होते हैं बेटा, ध्यान से समझना, ये जो हमारे बच्चे एसिड्स होते हैं, अगर मैं एसिड्स की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि बेटा आपका HCl है, अगर मैं इसकी रिएक्शन Na2CO3 यानी कि मेटल कार्बोनेट के साथ करा दूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, हमको NaCl मिलेगा, NaCl के साथ वाटर मिलेगा और वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। जस्ट लाइक योर वो आपका ये नहीं होता है कोल्ड ड्रिंक में जैसे आपके बबल्स निकलते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी बबल्स निकलेंगे। दूसरा है HCl की रिएक्शन अगर आप बेटा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा देते हो NaHCO3 के साथ, तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगी, NaCl मिलेगा आपको, H2O मिलेगा और यहाँ पे आपको CO2 मिल जाएगा। तो ये भी हमको क्या बता रहा है कि यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड की रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे भी हमको सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। यहाँ पे भी सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। अब आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि रिएक्शन जो लिखेंगे बैलेंस करके लिखेंगे। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये आपका काम है रिएक्शन को बैलेंस करना, सो दैट आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि ये एसिड के साथ ये हमारा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। अब बात ये आएगी कि आपको बोलेगा कि बेटा आप पहचानोगे कैसे यहाँ पे जो गैस रिलीज हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कैसे पहचानोगे। तो उसको हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है वो बेटा हमारा होता है लाइम वाटर टेस्ट, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो इसको सिंपली आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की इन कलर। तो होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, ऊपर से एसिड डाल दिया थे सल्फोनल के थ्रू, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और इसमें हमारा क्या होगा, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन CaOH होल ट्वाइस। तो होता क्या बेटा, जब ये CaOH होल ट्वाइस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, देखो जब भी हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये बनाएगा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का PPT बनेगा, डिजोल्व तो होगा नहीं, पानी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पानी में वो तैरना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारा कलर होता है वो हो जाता है मिल्की। ठीक है, अब आपसे एक और बात पूछ सकता है कि अच्छा ठीक है चलो मिल्की तुमने बता दिया, लेकिन इसमें मैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दूं, तो बेटा अगर इस कंपाउंड में फर्दर मोर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर पास कर दी जाए तो जो मिल्की कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, मिल्की कलर जो होता है वो हमारा डिसअपियर हो जाता है। क्यों हो जाता है बेटा मिल्की कलर डिसअपियर? मिल्की कलर डिसअपियर होने का रीज़न ये है क्योंकि जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनने वाला है वो होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है बेटा वो हमारा कंपाउंड, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पानी में सॉल्युबल होता है, वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता कि उसमें क्या है, तो इसीलिए हमारा मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सवाल पहले भी बोर्ड्स में आ चुका है और इसके चांसेस हैं आने के। बच्चे यहाँ तक सबको मालूम होगा कि लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है, लेकिन यदि उसने ये बोल दिया कि लाइम वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दो, जो पास कराई है वो तो ठीक है और पास करा दो, तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा जो कि सॉल्युबल है, जिसकी वजह से मिल्की कलर हमारा डिसअपियर हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चा, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
अगला है रिएक्शन विद बेसिस। अब बेटा देखो एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो बेस के जस्ट अपोजिट होती है, तो जब आप एसिड और बेस को मिला दोगे ना तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे और हमको जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा सॉल्ट और वाटर। आप पहले भी देखे थे सॉल्ट क्या होता है, जो एसिड और बेस की रिएक्शन से मिलता है, ठीक है बेटा। तो व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। व्हेन एन एसिड इज ट्रीटेड विद बेस द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड डिसअपीयर्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। और एक बात ध्यान रखेंगे कि एसिड और बेस की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। दस द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। सिंपल रिएक्शन है, एसिड और बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। क्लास 7 से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली क्या प्रॉपर्टी है, मेटल ऑक्साइड के साथ क्या होगा बेटा देखो, तो हमको मेटल ऑक्साइड का नेचर के बारे में आइडिया होना चाहिए। यदि हमको पता चल गया मेटल ऑक्साइड का क्या नेचर है तो हम बता देंगे कि भाई एसिड क्या करने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेटल ऑक्साइड है, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड जो होती है वो हमारी बेसिक नेचर की होती है। तो एसिड के साथ अगर आप मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करा दो, और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है बेटा, बेसिक नेचर होता है, तो जल्दी बताओ क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई या नहीं हुई, एसिड न्यूट्रलाइज हो गया नहीं हो गया। तो बस वही आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से कराओगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप HCl की रिएक्शन करा देते हो MgO के साथ, तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा आपका MgCl2 + H2O। तो ये सिंपल हमारी एक और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। सो मेटल ऑक्साइड के साथ जब भी हमारा ये एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट वाटर यहाँ पे बनाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे बच्चा ध्यान रखनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो देखो बेटा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ से थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा। तो जब भी आप सॉल्यूशन बनाओगे एसिड का, यानी कि एसिड को पानी में डालोगे, तो क्या होगा बेटा, वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होती है, यहाँ पे रीजन होता है बिकॉज ऑफ फ्री आयंस, बिकॉज ऑफ फ्री आयंस। जब भी आप एसिड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो होता क्या है, एसिड अपने आप को ब्रेक कर देता है। वो हम आगे चल के देखेंगे। एसिड अपने आप को ब्रेक करता है H+ आयन और करस्पॉन्डिंग एनायन में, जिसकी वजह से हमारी करंट को कैरी करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सो द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड सॉल्यूशन अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। नेक्स्ट है कोरोसिव नेचर। भाई कोरोसिव नेचर का मतलब है कि डिग्रेड कर देना, किसी भी चीज़ पे गिरेगा उसको खराब कर देगा। तो हम सबको मालूम है एसिड बहुत खतरनाक होता है, आसानी से इसको मतलब कि इसको बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत केयरलेसली यूज़ करना है, वो हाथ को भी ख़राब कर सकता है, कपड़े पे गिरेगा उसको ख़राब करेगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए, ठीक है बेटा। सो मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। बहुत सारे एसिड्स हैं कोरोसिव नेचर के हैं। दे प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन एंड होल्स इन द क्लोथ्स ऑन विच दे फॉल। If concentrated sulfuric acid falls accidentally on skin or clothes, it causes severe burns on the skin and cut holes in the clothes. सल्फ्यूरिक एसिड कपड़े में छेद कर देगा, बहुत मतलब सीवियर बर्न करेगा वो। It can even burn the wood if it falls on it, producing the black spot on its surface. 3 common mineral acids, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर वेरी कोरोसिव इन देयर कंसंट्रेटेड फॉर्म्स। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं ना वो हमारे ज़्यादा कोरोसिव होते हैं एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है या फिर उसका कोरोसिव नेचर है वो वीक होता है, और मिनरल एसिड का कोरोसिव नेचर बहुत स्ट्रांग होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब मोर अबाउट एसिड्स। एसिड्स के बारे में तो बेसिक प्रॉपर्टी आप सीख चुके हो एसिड की, कि एसिड हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिड हमारा मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। ये सब आप देख चुके हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ और। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का क्या मतलब होता है बेटा, तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है वो एसिड जो कि हमारे बहुत ज़्यादा कोरोसिव नेचर रखे हैं। अभी आप ऐसा समझो, ठीक है। अब कोरोसिव नेचर का मतलब क्या है, देखो एसिड जो पानी में जाके कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली आयोनाइज होता है ना। अभी हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे कि मान लो जैसे कि HCl है, तो HCl जो है जब पानी में डाला जाता है तो H+ और Cl- में। अब ये जो H+ है इसकी वजह से हमारी एसिडिक प्रॉपर्टी आती है।
अब बेटा जितना HCl ब्रेक हो कोई H+ देगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा और उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जनरली बोला जाता है कि ये जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और हमारे जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो हमारे वीक एसिड्स होते हैं। और दूसरा तरीका क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड बताने का, ये है कि दोज एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दोज एसिड विच डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर आर वीक एसिड, उनको वीक एसिड बोला जाता है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर वेरी डेंजरस to skin and delicate parts of our body. Dilute solution of weak acid are quite safe and are used in food stuff. तो स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बताया भाई बहुत खतरनाक है, हाथ जल जाएगा, वो उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन वीक एसिड को तो बेटा हम खाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है ना, पिकल्स बनाने के काम में आता है। टार्ट्रिक एसिड इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जो घरों में यूज़ करते हैं वो टार्ट्रिक एसिड के साथ बनाया जाता है। कार्बोनिक एसिड जो हमारा ड्रिंक्स में आता है, जो पेप्सी थम्स अप में, इनमें कार्बोनिक एसिड होता है, सोडा वाटर जो होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि वीक एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते, अब उसको खाने पीने की चीज़ों में। अब आता है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। देखो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड का मतलब है कि मैंने यहाँ पे क्या बताया, एसिड्स को अगर आपको पता करना है तो पानी में डिजोल्व करना पड़ेगा। तो अगर पानी बहुत ज़्यादा है, एसिड बहुत कम है, तो वो डाइल्यूट कहलाएगा, और अगर पानी बहुत कम है, एसिड बहुत ज़्यादा है, तो उस एसिड को कंसनट्रेटेड एसिड बोलेंगे। ए कंसनट्रेटेड एसिड इज द एसिड विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, whereas dilute acid is the acid which contains maximum amount of water in it। अब बेटा कंसनट्रेटेड को तो डाइल्यूट बनाया जा सकता है ना, कंसनट्रेटेड में पानी डाल दो डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन डाइल्यूट को कंसनट्रेटेड इजीली नहीं किया जा सकता। आप सोचो कि पानी निकाल दें उबाल दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड इज रिड्यूस्ड बाय एडिंग वाटर टू इट। व्हेन वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड ए डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन, यानी कि ऐसा पानी जिसमें ऐसा एसिड जिसमें पानी ज़्यादा है। एक चीज़ ध्यान रखना, आपने ABCD पढ़ी है, शुरू करते हैं A से और मैं चलता हूँ W की तरफ, यानी हमेशा एसिड को वाटर में डाला जाएगा, ना कि वाटर को एसिड में डाला जाएगा। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि जब भी एसिड को वाटर में डालते हैं तो यहाँ पे बेटा हीट रिलीज होती है, यहाँ पे हीट रिलीज होती है, और ये हीट रिलीज कर रहा है तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। अब वो हीट रिलीज वाटर को तो बॉईल कर देती है, वाटर के गर्म कर देगी, है ना, लेकिन अगर वाटर को एसिड में डालेंगे तो वो हीट हमारी डिसिपेट नहीं हो पाती है, सराउंडिंग में नहीं जा पाती, जिससे कि वो एकदम से बीकर जो होता है कंटेनर फटने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा एसिड को वाटर में डाला जाता है, ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। जैसा मैंने आपको बताया कि सभी एसिड्स में ऐसी क्या चीज़ है जो कि कॉमन है, तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि सब एसिड में हाइड्रोजन कॉमन है। हम कैसे समझ सकते हैं हाइड्रोजन कॉमन है, क्योंकि देखो अगर हम लोग किसी भी रिएक्शन को, इनमें से ये इतने सारे एसिड हैं, आप इनकी रिएक्शन सोडियम से करा दो, तो जब भी आप इनकी रिएक्शन सोडियम से कराओगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन 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 गैस रिलीज होगी। इसका मतलब सभी में हाइड्रोजन कॉमन हुआ ना, तो सभी जो एसिड्स होते हैं उनमें हमारा हाइड्रोजन कॉमन होता है, ठीक है बेटा। सो द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द एसिड, जो हाइड्रोजन होता है वो किस फॉर्म में होता है, इज सच दैट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर हाइड्रोजन सेपरेट्स आउट एज हाइड्रोजन आयन। मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन पानी में, जब एसिड पानी में जाता है तो उसमें जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है H+ में टूटता है। तो इसके अकॉर्डिंग अर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड्स को कैसे डिफाइन किया, द सब्सटेंसेज विच कंटेन हाइड्रोजन एंड विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव हाइड्रोजन आयंस in the solution, that is which dissociates on dissolving in water to give hydrogen ion। तो ये आपको पूछा जाए ना व्हाट आर एसिड्स, तो आपकी डेफिनेशन ये हो गई। और ये डेफिनेशन किसने दी थी बेटा, अर्हेनियस ने। किसने दी थी, ये अर्हेनियस ने डेफिनेशन दी थी। तो ये हमारी अर्हेनियस की डेफिनेशन हो गई। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स वो सब्सटेंस है जिनको यदि पानी में डाला जाए और वो H+ आयन दे रहे हैं तो उनको हम लोग एसिड्स बोल देंगे, याद रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड अर्हेनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड एज इट वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय अर्हेनियस इन 1984। अब बात ये आती है बेटा, आप अगर H+ को देखो तो H+ का मतलब है कि उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो वो वाटर में अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो H+ वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है और वहाँ पे H3O आयन बनाता है, और इस H3O+ को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, हाइड्रोनियम आयन। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वाटर में कभी भी H+ नहीं होगा, या तो H3O+ लिख दें या फिर हम इसको H+ एक्वस लिख दें। H+ एक्वस का भी मतलब है कि ये हाइड्रोजन आयन में रहेगा। अच्छा, H+ को हम लोग बोल देते हैं प्रोटॉन और H3O+ को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, हाइड्रोनियम आयन। तो ये आपको याद रहना चाहिए।
अब कुछ और इसके ऊपर फंडामेंटल बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ईच H प्लस आयन कैन कंबाइन विद ए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन, वी रिप्रेजेंट इट एज H प्लस एक्वस, क्योंकि वो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है। द डिसोसिएशन ऑफ फ्यू एसिड इन द एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन अलॉन्ग विद द करस्पॉन्डिंग नेगेटिव आयन इज रिप्रेजेंटेड बिलो। तो ये कुछ आपको तरीका बताया है कि जब पानी में हमारा एसिड जाता है तो कैसे ब्रेक करेगा बेटा। देखो HCl H प्लस Cl माइनस में, HNO3 H प्लस NO3 माइनस में, H2SO4 H प्लस SO4 माइनस 2 में, और ये एसिटिक एसिड है विनेगर जिसको बोलते हो CH3CO माइनस और H प्लस में, इसको एसिटिक एसिड बोला जाता है, इसका जो नेम है। तो ये हमारा एसिड्स का एक तरीके से डिसोसिएशन हो गया। नेक्स्ट देखें एक्सपेरिमेंट क्या है कि एसिड डिसोसिएट होते हैं। तो बेटा एक्सपेरिमेंट ये है कि जब आप किसी भी एसिड को पानी में डालोगे ना तो ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे अगर कहने का मतलब है कि ये हमको बता रहा है कि एसिड में आयंस मौजूद है, और आयंस किस चीज़ का है बेटा, वो आयंस आए हमारे डाइल्यूट एसिड से H प्लस और Cl माइनस। तो इसका मतलब हमको पता चला कि अगर आयंस है तो एसिड ब्रेक कर रहा होगा। बल्ब ग्लो किया, बल्ब ग्लो नहीं करता तो एसिड ये नहीं होता। अगला है ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, क्या सर सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड है? मैंने ये बोला कि एसिड वही हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसको पानी में डालने के बाद H प्लस मिले, ठीक है, खट्टा हो जाए। चीनी को पानी में डालो कुछ नहीं होगा, फ़र्क पड़ेगा। एल्कोहल को पानी में डालो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही कंपाउंड एसिड होंगे जो पानी में जाके H प्लस देंगे। अगर हाइड्रोजन कंपाउंड है, हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कंपाउंड में, लेकिन वो पानी में जाके H प्लस नहीं दे रहा है, तो वो कंपाउंड एसिडिक नेचर का नहीं होगा, ठीक है। सो लाइक इथाइल एल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया, इन सब में भी हाइड्रोजन होता है, बट ये H प्लस साइंस प्रोड्यूस नहीं करते, ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते। सो ये कंपाउंड हमारे एसिडिक नहीं होते। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रेन वाटर डज। अब देखो रेन वाटर हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, इट डज नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटी। वो बात बिल्कुल सही है। वो बात कहाँ तक सही है? बादलों तक। बादलों तक का क्या मतलब है? रेन वाटर में क्या होगा बेटा, ऊपर से पानी जब नीचे गिरेगा ना तो हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेज फैली हुई हैं जो हम लोग पॉल्यूशन की वजह से उनको सराउंडिंग में हम लोग एमिट करते हैं। तो जब वो पानी हमारा इन गैसेज के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारा एसिड्स बनाने लगता है, गैसेज लाइक CO2, SO2, NO2 एक्सेट्रा। जब इनके साथ रिएक्ट करेगा बेटा क्या बनाएगा, यहाँ पे ये इनके साथ डिजोल्व होकर एसिड्स बना लेगा। जैसे CO2 के साथ वाटर मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, तो एसिड बन गया। तो रेन वाटर में अब एसिड हो चुका है वो एसिडिक, और तुमको मालूम है एसिडिक वाटर कंटेन आयंस एंड इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रीज़न है कि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लेकिन डिस्टिल वाटर नहीं करता। सिंपल, ठीक है। चलो मूव करते हैं। एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो। इंपॉर्टेंट टिक क्यों कर लो? क्योंकि हमसे पूछा जाएगा बेटा कि एसिड जो है ये हमारा अगर पानी ना हो तो क्या एसिडिक बिहेवियर के बारे में पता चलेगा? बिल्कुल नहीं पता लगेगा। अगर किसी कमरे में HCl गैस है, HCl गैस होती है, लिक्विड नहीं होता है, लिक्विड इसको बनाया जाता है पानी में डिजोल्व करके। अगर किसी कमरे में HCl गैस है और वहाँ पे मॉइस्चर भी नहीं है तो हम पता भी नहीं लगा पाएंगे कि HCl गैस है। सो हमको यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि HCl या फिर कोई भी एसिड जो होगा वो हमारा सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, यानी वाटर की प्रेजेंस में वो H प्लस आयंस में ब्रेक करेगा। एसिड बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ions. Acid dissociate to give H plus ions only in the presence of water. Thus they act as acids only in the presence of water. इसके लिए बेटा एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया, कंसेंट्रेटेड H2SO4 को NaCl में डाला। बेसिकली इस रिएक्शन से क्या होता है, यहाँ से हमारा HCl गैस प्रोड्यूस हुई। तो हमने कॉर्क लगाया और उसको एक लिटमस पेपर, मॉइस्ट लिटमस पेपर पे हमने जब पास किया तो ये हमारा रेड कलर में चेंज हो गया। यानी कि ये हमको बता रहा है कि ये रेड कलर में चेंज होने का मतलब है ब्लू लिटमस का कि ये जो एसिड है, यहाँ से जो एसिड रिलीज हुआ वो एसिड हमारा HCl गैस जो रिलीज हुई वो हमारा मॉइस्ट पे ही काम कर पा रही है। अगर आप इस पर ड्राई लिटमस पेपर लगा दो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा एसिड गैस यहाँ से रिलीज हुई है। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग पता लगाते हैं, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड वेदर द गिवन कंपाउंड शोज एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर और प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये आपको याद रखना है, ये एक एक्सपेरिमेंट ही है बस। यहाँ पे देखो अगला क्या है, ड्राई HCl गैस। ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन आयन in it, so it does not show any acidic behavior. That is why color of dry blue litmus does not change when brought in contact with dry HCl gas. However, it is only after coming in contact with the with water that HCl dissociate into ion, hydrogen ion and chloride ion. This the reason for the separation of HCl into H plus in the presence of water
is lie in the fact that water molecules pull the H plus and Cl apart and hence the bond of HCl is broken. तो पानी में जाते क्या होता है, H और Cl के बीच का जो बॉन्ड है वाटर इन दोनों को अलग अलग खींचता है, H प्लस अलग Cl माइनस अलग, और जिससे हमारा एसिडिक बिहेवियर शो होने लगता है। तो ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Thus, hydrogen ion does not exist freely in water but exists in combination of water. Therefore, we represent it as H plus aqueous or H3O plus, as I have already discussed it. The properties of an acid are due to H plus ions or hydronium ion which it gives in the aqueous solution. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसिड की जो प्रॉपर्टी आएगी वो H प्लस आयन से मिलेगी हमको। नेक्स्ट हम बात करें डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड्स। तो मैंने आपको बताया था कंसनट्रेटेड एसिड्स को कैसे डाइल्यूट किया जाता है, बाय एडिंग एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। सो इट इज फाउंड दैट व्हेन कंसनट्रेटेड एसिड इज डाइल्यूटेड विद वाटर ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। दिस डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो हमेशा एसिड को पानी में डाला जाता है, ना कि पानी को एसिड में। अब क्या है इफेक्ट क्या होगा डाइल्यूशन से, तो देखो डाइल्यूशन से क्या होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है, H प्लस आयन जो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ H प्लस आयन्स प्रेजेंट है वो घट जाता है। तो मैं बोल सकता हूं कि डाइल्यूट करने पे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड देन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, दस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। ये आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है पर यूनिट वॉल्यूम वो वहां पे डिक्रीज हो चुकी होती है। देन अगला है यूजेस। अब बेटा ये कुछ एसिड्स हैं जो कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनके क्या यूज हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स। It is used in manufacture of fertilizers such as ammonium sulfate, petroleum refining, manufacture of paints, chemicals, explosives, synthetic fibers, dyes, plastics, drugs, etc. and in the storage and car batteries. तो ये हमारा यहाँ पे H2SO4 का यूज़ हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जो है हमारा फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, एक्सप्लोजिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क, डाइज, प्लास्टिक्स। And then hydrochloric acid, it is used to clean the surface of metal before galvanized and to remove scale deposit from inside the boilers. It is also used in food, textile and leather industries. तो ये कुछ uses हैं जो आपको याद रखना है, और इसके साथ हमने यहाँ पे एसिड पार्ट को ख़त्म कर लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बेसिस के बारे में। सो द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस आर रिटन हेयर। तो देखो यहाँ पे बेसिस के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ पे समझना है बेटा। देखो जनरली क्या होता है, बेसिस बेटर टेस्ट के होते हैं, स्लिपरी सोपी टच होंगे, लिटमस पे क्या एक्शन होगा, बेसिस रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ये हम आप देख चुकी हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ को। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो देखो फिनोफ्थलीन पे ये आपको मैंने बताया कि बेसिस जो होते हैं फिनोफ्थलीन, यानी कि फिनोफ्थलीन पे जो फिनोफ्थलीन का जो बेसिस में कलर होता है वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। अब बेटा यहाँ से शुरू होती है मेटल्स के साथ अगर रिएक्शन करा दें तो दे शो सिमिलर रिएक्शन टू द एसिड्स। जब भी हम बेसिस की मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्ट होगा वो उस सिंपल सॉल्ट नहीं होगा जैसे वहाँ पे NaCl बना, MgCl2 बना। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सॉल्ट बनता है। जैसे कि NaOH की रिएक्शन जिंक के साथ कराओ तो Na2ZnO2 बनेगा। इस सॉल्ट को बोला जाता है सोडियम जिंकेट। दिस सॉल्ट इज कॉल्ड एज सोडियम जिंकेट। इसी की तरीके से अगर आप NaOH की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं तो NaOH जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, दैट इज NaAlO2। ये जो होता है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। तो ये जो कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो ये आपको याद रखना है कि एसिड के साथ जब भी बेसिस के साथ जब भी मेटल रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को बनाएगा। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इनको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये पढ़ के जाना, इनमें से चांसेस हैं कि ये आ सकती हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज रिएक्शन विद एसिड। अब बेटा एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराओ या बेस की एसिड के साथ, बात तो एक ही है ना। तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। तो बस ये याद रखना है। अगला है रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। अब देखो जैसे कि एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराई तो एसिड मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है बेस होता है तो वो सॉल्ट वाटर बनाता है। यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है इसका नेचर एसिडिक होता है तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट वाटर। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी एक बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराओगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा।
जिससे कि हमको क्या पता चला कि नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। अब हम यहाँ पे समझें कि सर हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो बेटा देखो, अगर आप NaOH है, NaOH की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दो, CO2 के साथ करा दो, तो एसिडिक हमारी ऑक्साइड हो गई। NaOH इसके साथ क्या बना देगा, Na2CO3 प्लस H2O। ये हमारा यहाँ पे बेस के साथ जब भी एसिड ऑक्साइड यूज हुई तो Na2CO3 यानी सॉल्ट और वाटर यहाँ पे बन गया है। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, नेक्स्ट क्या है हमारा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी वही चीज़ है कि जो बेसिस होते हैं वो हमारे पानी में जाके ब्रेक करते हैं, जैसे कि एसिड H+ और करस्पॉन्डिंग एनायन में ब्रेक कर रहे थे, बेस भी हमारा ऐसे ही तरह से ब्रेक करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। कोरोसिव नेचर बेस के पास भी होता है, जब बेस किसी हाथ पे गिरे या फिर जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ये हाथ पे गिरे या फिर कहीं इधर उधर कपड़ों पे गिर जाए तो ये खराब कर देता है और बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है अब हमारा बेटा, आखिर ऐसी क्या चीज़ है, जैसे हमने देखा कि एसिड्स में क्या कॉमन था, H हाइड्रोजन कॉमन थी, तो बेस में क्या कॉमन होता है बेटा। देखो जनरली बेसिस क्या होते हैं, बेसिस आर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल। बेसिस जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, मेटल के या तो ऑक्साइड होते हैं या हाइड्रोक्साइड होते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्दो नॉट अ हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल येट इट इज अ बेस बिकॉज इट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर जस्ट लाइक अदर बेसिस। तो बेस क्या है, जो भी एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा वो बेस है। लेकिन इसी की तरह एक और चीज़ होती है एल्कली, जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया था। सो NH4OH HCl के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा बेटा, NH4Cl बनेगा और उसके साथ वाटर बनेगा। NH4OH HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम नाइट्रेट और वाटर बनेगा। तो ये दोनों सॉल्ट और वाटर बना है, नहीं बना। तो बेस क्या है, बेस हर वो चीज़, अगर बेसिक डेफिनेशन देखो तो बेस क्या है, बेस हर वो चीज़ है जो कि हमारी मेटल के बेस हर वो चीज़ है जो कि हमारी एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट वाटर बनाएगी। अब उसमें एल्कली की अगर हम बात करें, ये तो बेस हो गया। अगर हम एल्कली की बात करें तो एल्कली सिर्फ हमारे वो वाले बेसिस होते हैं, एल्कली हमारे वो बेसिस हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं। सो वाटर एल्कलीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, जो कि हमारे एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल NaOH को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलता है Na+ और OH-। लेकिन अगर मैं कॉपर ऑक्साइड को बात करूँ, वाटर में डिसॉल्व करूँ तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो कॉपर ऑक्साइड भी तो एसिड को हमारा न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड बेस है बट एल्कली नहीं है। अब NaOH हमारा एल्कली भी है और बेस भी है क्योंकि एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हम इसलिए बोलते हैं ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। सारी एल्कली बेसिस हैं, सारी एल्कली एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं और OH आयन भी देंगी, लेकिन सारे बेसिस OH आयन नहीं देते लेकिन एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। सो ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। नोट, इट शुड बी नोटेड दैट जनरली वी डील विद वाटर सॉल्युबल बेसिस, thus we use the two terms without any distinction। तो आप जो कंफ्यूज रहते हो वो इसलिए रहते हो क्योंकि हम जनरली वाटर सॉल्युबल बेसिस के साथ यहाँ पे वर्क करते हैं और वाटर सॉल्युबल बेसिस जो होते हैं उसमें हमारे यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्शन हम लोग ज़्यादा नहीं करते एल्कली बेस में, तो जनरली इसीलिए हम लोग एल्कली बेस एक ही बोल देते हैं। बट ये क्लियर डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए कि वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हैं एल्कली कहलाएंगे, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है वो बेसिस हमारे सिंपल बेस कहलाएंगे। अगला है वी नो दैट। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आ चुका है इस वाली स्लाइड पे। क्या सवाल था, एक्चुअली ये हमारा है Na2CO3 के रिलेटेड और NaHCO3 के रिलेटेड। ये तो हमारे सॉल्ट हैं दोनों, लेकिन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। एक्चुअली क्या है बेटा, ये दोनों जो सॉल्ट हैं ये हमारे बेसिक सॉल्ट हैं। बेसिक सॉल्ट क्यों है, क्योंकि इनमें जो बेस यूज हुआ है वो सोडियम का बेस यूज हुआ है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इनमें जो एसिड यूज हुआ है वो हमारा कार्बोनिक एसिड यूज हुआ है और बेस है NaOH। अब ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, तो बेटा जब सॉल्ट को पानी में डालोगे तो वापस अपना एसिड और बेस क्रिएट करेगा, नहीं करेगा, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट होगा और वीक एसिड क्रिएट होगा। तो ओवरऑल सॉल्यूशन का नेचर बेसिक हो जाएगा, और इसमें आप कोई और स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हो तो अब ये बेसिक नेचर स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज करके क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो ये आपको ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए कि ये बेसिकली बेसिक सॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। अगला है हम लोग अमोनिया जो यूज़ करते हैं बेटा, जो अमोनिया है इसको भी एल्कालाइन नेचर का बोला जाता है। क्यों, क्योंकि देखो अमोनिया हमारे पास, अमोनिया के पास OH नहीं होता है, लेकिन जब आप अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिससे हमारा OH- आता है, और कोई भी बेस अगर वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो वो एल्कली कहलाता है। तो अमोनिया भी हमारी एल्कालाइन नेचर की होगी। तो ये आपको यहाँ पे बच्चा
मालूम होना चाहिए। तो ये हमारा बेस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तुमको बताया मैंने कि जब एसिड और बेस जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या था वहाँ पे मैंने नहीं एक्सप्लेन किया था। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन H+ ऑफ एसिड एंड OH ऑफ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। जब भी एसिड का H+ और बेस का OH- यूज किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बेटा न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये आपको न्यूट्रलाइजेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। अगला है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। सेम होगा, जब भी पानी डालोगे बेस में तो कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम जो OH आयन की है वो घट जाएगी, तो जो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। जिस तरह आपने स्ट्रॉन्ग एसिड देखे उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डेलिक्विसेंट नेचर। डेलिक्विसेंट नेचर का क्या मतलब होता है बेटा? सो डेलिक्विसेंट नेचर का मतलब है कि जब भी कुछ बेसिस हमारे ऐसे होते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारा एक NaOH का पैलेट रखा हुआ है, तो NaOH का पैलेट क्या करता है, ये सराउंडिंग से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, ये इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और इस मॉइस्चर में एब्जॉर्ब होकर लिक्विड फॉर्म में यानी कि उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। इस तरह के नेचर को डेलिक्विसेंट नेचर बोला जाता है। सो डेलिक्विसेंट नेचर दैट इज दे हैव द प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एयर दैट दे डिजॉल्व इन इट टू बिकम ए लिक्विड। वो उसमें डिजॉल्व होकर लिक्विड बन जाते हैं। तो ये डेलिक्विसेंट नेचर होता है। ठीक है, ये सिर्फ हमको NaOH और KOH में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें कुछ ये कॉमन बेसिस हैं, केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम, कमर्शियल नेम सॉरी, और यूजेस क्या है। सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा बोला जाता है, सोप फाइबर बनाने के काम में आता है। KOH कास्टिक पोटाश बोला जाता है, सॉफ्ट सोप, निकेल आयरन स्टोरेज बैटरी इनमें यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम बोला जाता है, वॉशिंग ब्लीचिंग पाउडर वॉशिंग सोडा बनाने के काम में आता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, एंटी एसिड्स के लिए यूज़ किया जाता है। NH4OH सोडियम, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लोग ड्राई क्लीनिंग में यूज़ करते हैं, या विंडो पेन्स को, विंडोज़ क्लीनर जो होता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। अब आता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। जैसा मैंने आपको बताया व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो मैंने आपको क्या बताया था, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या थे, वो एसिड्स जो कि हमारे मिनरल एसिड थे, और स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स क्या थे, जो ऑर्गेनिक एसिड्स थे। लेकिन मैंने वहाँ पे आपको एक और चीज़ बताई थी कि वो एसिड जो पानी में डिजोल्व होने के बाद वो एसिड जो हमारे यहाँ पे पानी में डिजोल्व होने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड। बताया था ना कि H+ से आ रहा है, अब जितना ज़्यादा H+ मिलेगा वो उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो कंप्लीटली कोई डिसोसिएट हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो वीकली डिसोसिएट हो रहा है वो हमारा वीक एसिड कहलाएगा, या पार्शली अगर हमारा डिसोसिएट हो रहा है। सो वेट, हम लोग आगे आ चुके हैं। सो ये हम लोग का ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हो जाएगा HCl, वीक एसिड का एग्जांपल हो जाएगा हमारा बेटा एसिटिक एसिड। जो पार्शियली आयनाइज होगा वो वीक एसिड, और जो हमारा स्ट्रॉन्गली आयनाइज कंप्लीटली आयनाइज होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिमिलरली बेटा वीक बेसिस और स्ट्रॉन्ग बेसिस की। सो यहाँ पे भी वही है, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस जो कंप्लीटली आयनाइज होंगे, वीक बेसिस जो पार्शियली आयनाइज होंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस का एग्जांपल में आप ले सकते हो NaOH, और वीक बेसिस के आप एग्जांपल में क्या ले सकते हो बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक वीक बेस होता है। तो ये आपका वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस के रिगार्डिंग हो गया है। अगली जो स्लाइड है, इट इज़ अबाउट एक्सप्रेसिंग बेसिसिटी इन टर्म्स ऑफ pH। एक्चुअली क्या होता है बेटा, हम कैसे बताएंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, तो उसको बताने के लिए बेटा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं pH की। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन, उन्होंने हमको एक मैथमेटिकल यूनिट्स मैथमेटिकल हमको उन्होंने नंबर दिए थे अपना कैलकुलेशंस करके, जिसको हम pH बोलते हैं। तो उन्होंने वो pH स्केल को डेवलप किया था सोरेनसन ने, जिसमें 0 to 14 हमारे काउंटिंग्स थे, जो कि हमको बताता था, जो कि 0 से 14 तक था, और इसका मिडल था 7। 0 से 7 की कोई भी चीज़ एसिड होती है, 7 पे चीज़ न्यूट्रल हो जाती है, और 7 से 14 में चीज़ बेसिक नेचर की हो जाती है। तो कोई भी अगर मेरे को pH में बता पाऊँ तो मैं pH से बहुत आसानी से किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक नेचर के बारे में बता दूंगा, किसी भी सब्सटेंस के बेसिक नेचर के बारे में बता दूंगा, या फिर किसी भी सब्सटेंस का कोई नेचर न्यूट्रल है तो मैं उसको भी कमेंट कर सकता हूँ। 7 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, 7.5 हो गया, तो वो बेसिक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं होगा। कहने का मतलब है बेसिक होगा नो डाउट, बट वो न्यूट्रल के पास ही रहेगा, तो अंतर नहीं पता चलेगा बेसिक का। अगर 6.5 हो गया तो भी नहीं अंतर पता चलेगा कि वो एसिडिक है या नहीं है। तो ये बस हमको जानकारी होनी चाहिए कि
पीएच से हम बता सकते हैं कि एसिड और बेसिस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए जो पीएच वैल्यू होती है वो हमारी 7 होती है। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन पीएच जो होता है वो हमेशा 7 से कम होता है, और फॉर बेसिक सॉल्यूशन जो पीएच वैल्यू होती है वो हमेशा 7 से ज़्यादा होती है। तो ये बेसिक एक तरीका है, हम स्केल से बता सकते हैं। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ 7 पे न्यूट्रल होगा, 0 से लेके 7 तक एसिडिक होगा, और 7 से लेके 14 तक हमारा ये बेसिक नेचर का हो जाएगा। 7 पे न्यूट्रल रहने वाला है। सो नेक्स्ट हम लोग बात करें, यही वो एसिड है। तो देख रहे हैं आप, अगर 7 से नीचे चले तो H+ का ग्राफ बढ़ गया, और अगर हम लोग बेस की तरफ चले तो OH- का ग्राफ यहाँ पे बढ़ गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। अब बेटा देखो, यहाँ पे हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। तो उसके लिए हमने इस्तेमाल किया बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को। अब देखो, हमको लिटमस डाला, पता चल गया एसिड है, हो सकता है वो 6 pH का हो सकता है 1 pH का हो। कैसे पता लगाओगे कि 1 pH का है 6 pH का है? उंगली थोड़ी डालोगे, 1 pH में उंगली थोड़ी डाल सकते हैं हम लोग, कि पता चला उंगली डाल दी, उंगली गायब हो गई, ठीक है। सो उसके लिए हमने क्या किया, यूनिवर्सल इंडिकेटर को इस्तेमाल किया। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर सिंपल, बहुत बेसिक सी चीज़ है भाई। हमको मालूम है कि लिटमस, फिनोफ्थलीन, ये सारी चीज़ें जो हैं हमको अलग अलग कलर देती हैं, अलग अलग मतलब बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन के। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बहुत सारे इंडिकेटर्स को एक जगह मिलाया, और उनको मिला के हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला। अब उसमें एसिड डालेंगे तो देखो, हमने अलग अलग कलर देखे थे एसिड पे, तो क्या होता है उसमें एसिड, हम अलग अलग स्ट्रेंथ का एसिड डालेंगे, pH1, pH2, pH3, तो वो अपना अलग अलग कलर शो करेगा। तो जिसके बेसिस पे मेरे को आइडिया हो जाएगा कि जो मैं एसिड इस्तेमाल कर रहा हूँ या फिर जो मैं बेस इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका pH वैल्यू क्या है, ठीक है। सो सॉल्यूशंस ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड और सॉल्यूशन ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस आर नॉट इक्वली स्ट्रॉन्ग, the common indicators cannot be used, so we use universal indicator. It is a mixture of number of indicators, it shows different colors at different pH values, ठीक है। अब देखो कैसा होता है, अब आप यहाँ पे ध्यान से समझ जाओगे। इसको हम लोग pH पेपर बोल देते हैं, फिर हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा, pH पेपर। तो देखो, जैसे कि अगर 0 होगा तो रेड कलर का होगा, और अगर ये हमारा 14 pH होगा तो इस तरीके का ये वॉयलेट कलर का हो जाएगा, और अगर 7 होगा तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो देखो, रेड से पहले ऑरेंजिश, येलोइश, देन ग्रीन की तरफ गया, ग्रीन से ही ब्लू शेड लेता 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 वॉयलेट कलर में चेंज हो गया। तो ये हमको इतना आइडिया होना चाहिए, बस आपको बेसिक आइडिया ये होना चाहिए। 7 पे ग्रीन कलर होगा न्यूट्रल पे pH यूनिवर्सल इंडिकेटर का, या फिर अब देखो, जैसा हमने लिटमस पेपर बनाए थे ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम लोग पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में देते हैं, जिन पेपर स्ट्रिप्स को pH पेपर बोला जाता है। तो ये हमारा जस्ट बेसिक एक आइडिया हो गया। सो बैटरी है, ये स्टमक एसिड का ये pH होगा 1, लेमन का 2 होगा, सोडा का 3 होगा, टोमेटो का 4, कॉफ़ी का 5, मिल्क का 6, वाटर सिंपल 7, ब्लड का 8, एग वाइट 9, स्टमक टैबलेट्स 10, अमोनिया सॉल्यूशन 11, सोप 12, ब्लीच 13 एंड ड्रेन क्लीनर 14। ये बेसिकली यहाँ पे एल्कालाइन और एसिडिक नेचर की कुछ चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये आपको एक बेसिक कलर मालूम हो गया। क्या एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, 1 pH है 0 pH का, तो रेड कलर देगा। अगर वो हमारा ग्रीन है, दैट इज ये हमारे यहाँ पे क्या है बेटा, न्यूट्रल होगा, 7 है तो, और अगर हमारा 14 हुआ तो ये अल्कालाइन नेचर का हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखो बेटा, अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। अब ये pH की हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है बेटा बायोलॉजिकल सिस्टम में। हम लोगों का जो देखो बायोलॉजी में, या फिर ऐसा बोलें कि इंसान या प्लांट जो है, ऐसा नहीं है बहुत एसिडिक pH में सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत बेसिक pH में सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमको सर्वाइव करने के लिए एक नॉर्मल pH रेंज हमको चाहिए होती है, जो कि 7 के थोड़ा सा एक नीचे, 7 के एक थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लाई करती है। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इन आवर बॉडी मोस्ट रिएक्शन टेक प्लेस विद इन नैरो pH रेंज 7 to 7.8। ह्यूमन ब्लड, टीयर, सलाइवा है pH ऑफ 7.4। 7 से नीचे हो जाएगा तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, और 7.8 से ऊपर हो जाएगा तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो ये बस pH का हमारे डे टू डे लाइफ में। और कहाँ पे यूज़ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ हो सकता है। देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड या ऑयली फूड खा लेते हैं, तो बॉडी एक्सेस में हमारा जो स्टमक है एसिड रिलीज करता है, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन आती है। उस बर्निंग सेंसेशन को हम लोग हटाने के लिए एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। एंटासिड क्या करता है, जो
एसिड एक्स्ट्रा में रिलीज है उसको हमारा न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। और इस एंटासिड का बेटा एग्जांपल क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। ये हमारा एंटासिड है, बहुत कॉमन एंटासिड है, सभी इनो हो गया, डाइजीन हो गया, उनमें सब में ये प्रेजेंट होता ही होता है। तो ये क्या करता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद बेटा अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, अगला क्या है, नेक्स्ट है हमारा बेटा इन टूथपेस्ट। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, बोला जाता है ना कि टूथपेस्ट जो ब्रश करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं, रात के टाइम में क्या होता है, खाना खा के हम लोग सो जाते हैं, तो हमारे बॉडी जो माउथ है उसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है, शुगर के ऊपर वो फीड करता है, जिससे कि माउथ का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा। अब एसिडिक पीएच होगा तो जो टीथ हैं हमारे, इनका जो लेयर है उसको वो डिकम्पोज करना शुरू करेगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। ब्रश का पीएच जो होता है वो बेसिक होता है, तो माउथ की जो पीएच है उसको मेंटेन करता है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच इज लोअर देन 5.5। टूथ एनेमल मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज हार्डेस्ट, it does not dissolve in water, it is insoluble in water, but if pH goes below 5.5 है ना, the dissolution of calcium phosphate starts, that tooth decay begins। so इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, so that pH को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। तो बस यही रीज़न होता है क्यों हमको रोज़ ब्रश करना चाहिए। अगला है सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अब क्या होता है, देखो जैसे कि हमारा मैंने आंट के बारे में बताया, तो आंट आपको कब काटती है, तो जब उसको लगता है खतरा आपसे, तो वो क्या करती है, आपको काट जाएगी, भाग जाएगी, आप यहाँ ऐसे खुजाते रहोगे, वो भाग जाएगी। तो ये उनका एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म होता है, भागने का, बचने का। कुछ प्लांट्स भी ऐसे ही हमारे होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक प्लांट की बात करेंगे, दैट इज नीटल प्लांट। नीटल प्लांट जो होता है, इसकी लीव्स में ऐसे कांटे लगे हुए होते हैं, जो कि अगर टच कर लें तो उनमें हमें बर्निंग सेंसेशन होगी ड्यू टू फॉर्मिक एसिड। अब क्या होता है, जहाँ पे नीटल प्लांट होता है उसी के पास डॉक प्लांट होता है। दीज प्लांट कंटेन बेसिक सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड्स द बेस। तो नेचर ने हमको एसिड भी दिया और साथ में उसी के पास में बेस भी दिया। अगर थोड़ा सा कोई केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वो अपने आप को थोड़ा सा वहाँ पे संभाल लेगा, अदरवाइज बाकी रैशेज और ये रेडनेस हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला है सॉल्ट्स। अब एसिड पार्ट खत्म हो चुका है हमारा, बेस पार्ट खत्म हो चुका है, अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स की। तो मैंने आपको बताया सॉल्ट्स क्या होते हैं बेटा, सॉल्ट्स वो कंपाउंड होते हैं जो एसिड बेस से मिलते हैं। दूसरी चीज, सॉल्ट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्ट्स आर द कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ cations and anions which consist of two part, one part is positive charge cation and another part is negative charge anion। जैसे कि बात करें बेटा NaCl, आप लोग पढ़ चुके हो कि NaCl जो होता है Na प्लस और Cl माइनस से बनता है, ये कैटायन हो गया, एनायन हो गया। MgCl2 Mg से बनता है, 2Cl माइनस से बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और कार्बोनेट आयन से बनता है। तो ये सारी चीज़ें सॉल्ट ही हैं। अब आप देखकर बता सकते हो, NaNaOH में होता है, ClHCl में होता है, MgMgOH होल ट्वाइस में होता है, ClHCl में होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में होता है, CO3-2 कार्बोनिक एसिड में होता है। तो सॉल्ट बेसिकली एसिड और बेस की रिएक्शन से मिलते हैं, और ये हमारे जो कंपाउंड होते हैं ये हमारे कैटायन और एनायन से मिलके बनते हैं। अब इसके बेसिस पे हम लोग सॉल्ट्स को भी क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सॉल्ट्स का अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कैसे कैसे बन सकता है, बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, जो मैंने आपको बताया HCl-NaOH की रिएक्शन, बाय एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एसिड और बाय एक्शन ऑफ मेटल ऑन बेसिस। तीनों तरह की रिएक्शंस को हम लोग स्टडी कर चुके हैं और उन तीनों से हम लोग यहाँ पे सॉल्ट्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं भी आप पढ़ाया हूँ कैसे इन तीनों से रिएक्शन से सॉल्ट्स को बनाया जा सकता है। अगला है फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट का मतलब है कि सॉल्ट में कैटायन के बेसिस पे मैं सॉल्ट को बता सकता हूँ और एनायन के बेसिस पे बता सकता हूँ। जैसे कि ये एनायन के बेसिस पे है। एनायन क्या है, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन क्यों आया होगा, क्योंकि HCl से यूज़ हुआ होगा। अगर HNO3 यूज़ किया करें तो नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा, H2SO4 यूज़ करें तो सल्फेट सॉल्ट बनेगा, H2CO3 यूज़ करें तो कार्बोनेट सॉल्ट बनेगा, H3PO4 यूज़ करें एसिड तो फॉस्फेट सॉल्ट बनेगा, H2C2O4 यूज़ करें तो ऑक्जेलेट सॉल्ट बनेगा, और CH3COOH एसिटिक एसिड यूज़ करें तो एसिटेट सॉल्ट बनेगा। तो ये सॉल्ट की फैमिली होती है कि एसिड कौन सा यूज़ हुआ। अगर HCl यूज़ हुआ तो क्लोराइड सॉल्ट, क्योंकि उसमें सब में क्लोराइड दिखेगा। इसी तरीके से कुछ और भी हमारे
सॉल्ट्स होते हैं बेसिस के जैसे जिसमें जो बेस के बेसिस पे मैं बता सकता हूँ, जैसे कि अगर NaOH यूज हुआ तो सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम यूज हुआ तो पोटेशियम सॉल्ट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ तो अमोनियम सॉल्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ तो कैल्शियम सॉल्ट। अब आप बोलोगे सर मैग्नीशियम सॉल्ट भी तो होते हैं, तो बेटा मैग्नीशियम सॉल्ट भी होते हैं, बट हमको यहाँ पे क्या मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बेसिक हमको एक आइडिया पता चल गया कि सॉल्ट की फैमिली कैसे डिफाइन की जाती है। तो सॉल्ट की फैमिली डिफाइन की जाती है कि वो कौन से बेस से मिलके बना हुआ है या फिर कौन से एसिड से मिलके वो बना हुआ है। अब आता है pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसा मैंने आपको बताया कि pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है, pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है वो डिपेंड करता है सॉल्ट किस तरह के एसिड और किस तरह के बेस से मिलके बना हुआ है। अब बेटा देखो, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलेगा तो pH 7 हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या ले लें, NaCl, क्योंकि इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिला तो एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो pH एसिडिक हो जाएगा इन 7 से कम। फॉर एग्जाम्पल सी, यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में NH4Cl। अगर हम बात करें वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की तो pH बेसिक हो जाएगा, ठीक है ना, 7 से ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि आपका CH3COO Na। अगला हम लोग यहाँ पे देखें क्या बेटा, वीक एसिड वीक बेस, तो जैसे कि CH3COO NH4+, तो ये भी 7 के आसपास रहेगा pH, एग्जैक्ट 7 नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वीक में भी दोनों वीक नहीं हो सकते, कोई थोड़ा सा स्ट्रांग होगा तो उसके बेसिस पे pH लेकिन 7 के आसपास ही वहाँ पे रहने वाला है। तो ये pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन होता है कि सॉल्ट को जब पानी में डालेंगे तो क्या pH हमारा वहाँ पे होने वाला है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की। अब यहाँ पे सॉल्ट हम लोग देख चुके हैं, अब सबसे पहले सॉल्ट में कॉमन सॉल्ट आता है। तो देखो बेटा सॉल्ट, ये जो कॉमन सॉल्ट होता है इसकी अकरेंस क्या होती है। देखो कॉमन सॉल्ट जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं इसको हम लोग कहाँ कहाँ से निकालते हैं, तो देखो 2 तरह से होता है। एक तो हमारा इस सी वाटर से इसको एवेपोरेट करके निकाला जा सके। सो कॉमन सॉल्ट अकर्स इन डिजॉल्व फॉर्म इन सी वाटर एंड इन सॉलिड फॉर्म एज रॉक सॉल्ट। अब हम यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स की बात करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने शुरू में बोला था कि सॉल्ट एसिड बेस देख लिया, फिर उनके कंपाउंड्स देखेंगे, ठीक है। सो कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से ये बेसिकली सी वाटर को हम लोग एवेपोरेट करते रहते हैं, वहाँ से सॉल्ट को बनाया जा सकता है। इसके ऊपर दांडी मार्च शायद एक इंसिडेंट भी हुआ था, गांधी जी ने किया था सी वाटर को लेके, जब शायद जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने टैक्स लगा दिया सॉल्ट पे। तो ये आपके NCERT में भी कुछ इससे रिलेटेड दिया हुआ है, वो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मतलब वो केमिस्ट्री के लिए इतना ज़रूरी नहीं है जितना आपको मालूम होना चाहिए कि सॉल्ट में क्या प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखें तो ये बेटा सॉल्ट की माइंस होती हैं जहाँ से रॉक फॉर्म में सॉल्ट को निकाला जाता है। तो ये सॉल्ट की माइन है जो अपने जिसको काला नमक बोलते हैं, तो वो सॉल्ट फॉर्म में आता है, रॉक सॉल्ट जो होता है, ठीक है। तो ये इसको अंडरग्राउंड डिपॉजिट से निकाला जाता है। तो क्या था पहले कि कुछ सी जो थे वो एकदम से सूख गए, कुछ कैलामिटीज़ हुई जिसकी वजह से वाटर तो एवेपोरेट हो गया, लेकिन जो NaCl था वो वहीं पे सॉल्ट जो था रॉक फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। तो ये रॉक्स अंडरग्राउंड डिपॉजिट से इस तरीके से निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बेटा कॉमन सॉल्ट के क्या यूजेस हैं। तो देखो यूज इन कुकिंग फूड, असेंशियल इन आवर डाइट, यूज फॉर प्रिजर्वेटिव फॉर फूड सच एज पिकल्स, मीट, फिश एक्सेट्रा, इट इज यूज रॉ मटेरियल। अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल किसके लिए, सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा, इनको हम लोग NaCl से ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब हमको क्या पढ़ना है, सोडियम क्लोराइड पढ़ लिया है, अब हम इनके ये जो कंपाउंड्स लिखे हुए हैं इन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, इन प्रिपरेशन ऑफ पॉटरी ग्लेज, ऑल्सो यूज एज मेकिंग फ्रीजिंग मिक्सचर फॉर आइसक्रीम्स। जब आइसक्रीम जो होते हैं उनको जमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट से क्या क्या केमिकल्स को हम लोग बनाते हैं, देखो बेटा। तो केमिकल सॉल्ट इज रॉ मटेरियल फॉर मैनी केमिकल्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एक्सेट्रा। वी शैल नाउ डिस्कस दीज प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ दीज केमिकल्स। तो देखो सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप सबको मालूम है, it is a base, so it is commonly known as caustic soda. The chemical formula is NaOH and it is a strong base. अब बात करते हैं इसको बनाया कैसे जाता है। So it is prepared by क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस? क्लोर एल्कली प्रोसेस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl solution that is called as brine।
ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। और एक्वस NaCl सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है बेटा, ब्राइन बोला जाता है। तो ब्राइन का आप ब्राइन नाम से भी आ सकता है और एक्वस NaCl सॉल्यूशन से भी आ सकता है। जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमको यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलने लगता है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लिए, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव वाले को हम लोग एनोड बोलते हैं, पॉजिटिव वाले को हम लोग एनोड बोलते हैं और नेगेटिव वाले को हम लोग कैथोड बोलते हैं। जब बेटा इसमें आप वाटर में NaCl डिजोल्व करोगे तो आपको Na+ मिलेगा, Cl- मिलेगा, इसी के साथ साथ आपको H+ भी मिलेगा, OH- भी मिलेगा। तो क्या होता है, ये जो हमारा इसमें प्रेजेंट हमारा हाइड्रोजन होता है, तो H+ जो है हमारा कैथोड पे जाके H2 गैस फॉर्म करता है और Cl- जो है एनोड पे जाके Cl2 फॉर्म करता है और बचा हुआ हमारा यहाँ पे क्या रह जाता है, Na एंड OH आयन, जो कि हमारा NaOH फॉर्म में निकल जाता है और ये हमारा NaCl हो गया। तो इससे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करके NaOH यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन क्या होती है कि NaCl को वाटर में जब हम डिजोल्व करते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है हमको, NaOH, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग इस पर पास करा देंगे तो NaOH मिलेगा, उसके साथ H2 मिलेगा और उसके साथ हमको Cl2, ये दोनों गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। अब एनोड पे क्या होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कि एनोड पे क्या होगा, बेसिकली एनोड पे Cl-2 Cl2 में कन्वर्ट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और कैथोड पे क्या होगा, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको कुछ रिएक्शंस हैं जो मालूम होनी चाहिए, H2 एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। अब इससे हमारा ये तो हाइड्रोजन निकल गई, क्लोरीन निकल गई, तो यहाँ पे जो बचा वो क्या था हमारा बेटा, NaOH था। तो ये हमारा NaOH यहाँ पे इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। अब क्लोरएल्कली प्रोसेस हो गया है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो क्लोरएल्कली प्रोसेस है, ये क्लोरएल्कली प्रोसेस के बाद यूजेस क्या है, कास्टिक सोडा जो यहाँ पे बनाया, हम कास्टिक सोडा का यूज देखेंगे, हाइड्रोजन भी इसका प्रोडक्ट है उसका यूज देखेंगे, क्लोरीन इसका प्रोडक्ट है और उसका भी यूज देखा जाएगा। तो इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, used in paper industry, degreasing metals, used in making artificial fibers, used in purifying bauxite, that is the ore of aluminium. It is used also in रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, आप लोग याद कर जाएंगे। इनमें से कोई एक भी कंपाउंड आ सकता है, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड, चाहे बेकिंग पाउडर, चाहे आपका वॉशिंग सोडा, कोई भी कंपाउंड यहाँ पे आ सकता है। अगला है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इस प्रोसेस का हाइड्रोजन भी एक प्रोडक्ट होता है। सो इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, it is used in the manufacture of ammonia which can be used further for making fertilizer. It is used in hydrogenation of vegetable oil to form solid fat. It is used to make methanol, used in metallurgy to reduce metals, and liquid hydrogen is used as an rocket fuel. तो ये कुछ uses हैं हाइड्रोजन के। Then uses of chlorine, used for manufacture of bleaching powder, chloroform, hydrochloric acid, DDT, explosives. It is used as germicide and disinfectants for sterilization of drinking water, used in manufacture of CFCs. It is used in bleaching of wood pulp and cotton fabrics. तो ये uses हैं क्लोरीन के। उसके बाद it is also used in PVC. It is used in manufacture of pesticides. It is used in the manufacture of सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग लाइक ट्राइक्लोरोइथेन, ये ड्राई क्लीनिंग के लिए एक सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली क्लोरीन के यूज़ हो गए। अब अगला जो प्रोसेस है, मेन अगला जो कंपाउंड है हमारा, यूजेस ऑफ HCl। ठीक है, देखो इसका जो मैंने क्या बताया, NaOH तो मिल गया, उसके बाद हाइड्रोजन मिला, क्लोरीन मिला। हाइड्रोजन क्लोरीन को अगर यूज़ कर लें तो HCl भी मिलेगा। तो इसका क्या यूज़ है, लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह यूज़ होता है। क्लीनिंग ऑफ स्टील बिफोर गैल्वेनाइजेशन, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोराइड ऑफ अमोनियम, क्लोराइड लाइक अमोनियम क्लोराइड, यूज इन मेकिंग एक्वारेजिया। एक्वारेजिया हमने मेटल नॉन मेटल चैप्टर में देखा था कि एक्वारेजिया में क्या होता है बेटा, वहाँ पे HCl और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है जो कि नोबल मेटल्स जो होते हैं लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, इनको डिजोल्व करने के काम में आता है। इट इज़ यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन में इसको यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट कंपाउंड होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। सो व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नेम क्या होता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर का? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम होता है। सो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा कैल्शियम CaOCl2। यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बेटा? CaOCl2।
इसका एक्चुअल कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स होता है, इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोला जाता है। द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 को पास कराएंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा, वाटर मिलेगा। एक्चुअली इसका जो कंपाउंड का जो इसमें जो फॉर्मूला होता है उसमें कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है, OCl माइनस प्रेजेंट होता है और Cl माइनस प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पे इस तरीके से बनता है, CaOCl2 इसका फॉर्मूला है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखें अगर प्रॉपर्टीज में कलर एंड स्टेट, ब्लीचिंग पाउडर इज येलोइश वाइट पाउडर, स्टेबिलिटी solubility in water, it is soluble in cold water, and milkiness is due to the fact that bleaching powder contains some unreacted lime which is insoluble in water। जब पानी में डालते हैं तो मिल्कीनेस आती है क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें प्रेजेंट होता है। अगला है एक्शन ऑफ एयर, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आया हुआ है बोर्ड्स में। एक्शन ऑफ एयर, एयर का क्या एक्शन है। सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, जिसमें तो हम बोल सकते हैं कि ये ब्लीचिंग पाउडर को जब भी हम लोग एसएच एयर में छोड़ देंगे तो उसमें से क्लोरीन की स्मेल आती है क्योंकि वहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज होना शुरू हो जाती है। अगला है एक्शन ऑफ एसिड्स, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स द क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड, इट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लिबरेट क्लोरीन गैस। सिमिलरली जैसा यहाँ पे CO2 के साथ देखा, क्लोरीन गैस यहाँ पे लिबरेट हो जाती है। अगला है यूजेस क्या है, यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन फैक्ट्रीज, ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, क्लोरीनेशन जो प्रोसेस होता है, यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज एंड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज है। अगला जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा में क्या होता है बेटा, chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate NaHCO3. It is also known as sodium bicarbonate and the constituent of baking soda, है ना। बेकिंग पाउडर का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। कैसे बनाते हैं, NaCl को H2O में CO2 और अमोनिया के साथ जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से बनेगा अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3। अच्छा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस, ये आप आगे चल के पढ़ोगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉल्वे प्रोसेस। तो इससे हम लोग यहाँ पे NaCO3 बना लिए। अब ये जो होगा बेटा बेस है तो बिटर टेस्ट का होगा, तो हम इसको ऐसा यूज़ नहीं करते घर में जो हम लोग बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेकिंग पाउडर जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। बेकिंग पाउडर में हम लोग क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन एडिबल एसिड्स के साथ करा देते हैं। एडिबल एसिड लाइक टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड के साथ हम लोग जब इसकी टार्ट्रिक एसिड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा, दैट सॉल्ट इज यूज्ड एज अ बेकिंग पाउडर। तो जो इसका टार्ट्रिक एसिड, सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड जो है, सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड जो है इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग पाउडर, ना कि बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बोलते। तो लेकिन उसमें इसका कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है तो इसीलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे क्यों नहीं डायरेक्ट यूज़ करते, क्योंकि ये कड़वा टेस्ट का होगा और केक्स पेस्ट्री जो बना रहे हैं उसको खाने में फिर अच्छा नहीं लगेगा। अगला है हमारा प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉल्युबिलिटी इन वाटर देखा जाए तो स्पेरेंगली सॉल्युबल, थोड़ा सा सॉल्युबल है, पानी में डालोगे तो NaOH और H2CO3 बनाएगा, क्योंकि याद करो ये एक वीक हमारा एक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। एक्शन ऑफ एयर, स्टेबल इन एयर, एयर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसिड्स में मालूम है आपको, याद करो NaCO3 के HCl के साथ रिएक्शन कराई थी, एसिड रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्या है, एक्शन ऑन हीट। अगर आप इसको हीट कर देते हैं तो ये इसमें से H रिलीज, ये H हट के H2 और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और हमको Na2CO3 मिलता है। Na2CO3 आगे चल के देखेंगे यही हमारा वॉशिंग सोडा हो जाता है। सो इस रिएक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा बनाने में। बाकी क्या है कि जो हमारा डो होता है, जो हम लोग बेकरी में इस्तेमाल करते हैं, केक्स पेस्ट्री बनाते हैं, तो उसमें से ये CO2 गैस निकलती है तो उसमें होल हो जाते हैं जो डो है, इसीलिए वो थोड़ा सा फ्लफी नेचर का हो जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें बेटा यहाँ पे अगला है यूजेस क्या है। पहला यूज है इन मेडिसिन एज एंटासिड्स, एज एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स।
फायर एक्सटिंग्विशर्स में हम लोग यूज़ करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इसमें हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और यहाँ पे एक थ्रेड से इग्निशन ट्यूब में डाइल्यूट HCl प्रेजेंट होता है। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो एसिड जाएगा इसमें और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी नोजल के थ्रू। और हमको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो एक नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन है, वो कंबशन को रोकती है, आग को बुझाती है। तो इस तरीके से इसको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगला है वॉशिंग सोडा। जैसे मैंने आपको बताया वॉशिंग सोडा में क्या है, इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड विद फार्मूला Na2CO3.10H2O. It is an inorganic hydrate of sodium carbonate. It was extracted from ashes of plants growing in sodium rich soil and hence the name soda ash. ठीक है, इसको हम लोग सोडा ऐश क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनके एशेस से निकाला जाता था जो कि सोडियम रिच सॉइल में प्रेजेंट होते थे। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड ए मेटल कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। अब प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, मेन तो प्रिपरेशन है ना बेटा हमारे यहाँ पे। सो प्रिपेयर कैसे किया जाता है इसको, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सेम मेथड। जैसे हमने NaHCO3 यानी बेकिंग पाउडर बनाया तो लास्ट स्टेप जैसे मैंने आपको बताया NaHCO3 को हीट करते तो Na2CO3 बनता है। अब ये हमारा जो Na2CO3 है, अभी इसमें वाटर नहीं है, ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को जब अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा लेगा तो यहाँ पे ये हमको बोला जाएगा Na2CO3.10H2O, इसको बोला जाता है वॉशिंग सोडा। और अगर हम लोग सिंपल बात करें बेटा Na2CO3 की तो इसको बोला जाता है सोडा ऐश, ये बोला जाता है सोडा ऐश और इसको बोला जाता है वॉशिंग सोडा। तो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान से समझना, ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ प्रेजेंट हैं, अब ये सॉल्ट है एक और इसमें वाटर प्रेजेंट है, तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। और ये जो 10H2O है इनको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दीज आर कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे हम इसको यहाँ पे समझते हैं। अगला है प्रॉपर्टीज, कलर एंड स्टेट, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव ए सॉल्यूशन व्हिच इज बेसिक इन नेचर। और इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलता है। When salt react with water, an acid and a base obtained. Thus, when Na2CO3 reacts with water, NaOH and carbonic acid are obtained. अगला है जैसे कि ये तोड़ा तो NaOH H2CO3 मिला। Ionization completely to give large amount of OH, which ionizes only partially to give a small H+. Thus, the solution is overall alkaline. Action of air, अगर इसको एयर में एक्सपोज कर दिया जाए तो इसमें से 9 वाटर मॉलिक्यूल हट जाते हैं, एक बचता है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट। तो ये सिर्फ एक हमारा मोनोहाइड्रेट, तो जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल हमारा प्रेजेंट होता है। एसिड के साथ सेम चीज़, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ मेटल सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सारी रिएक्शन अब रिपीट हो रही है, कुछ नया नहीं है, बस प्रिपरेशन आपको याद रखनी है। हीट का क्या है, जब इसको 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हीट करेंगे तो Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, बस यही होगा यहाँ पे। देन यूजेस क्या है, it is used in cleansing agent, it is used glass, soap and paper industry, used in the manufacture of sodium compounds such as borax, and it is used for removing permanent hardness of water. ये यहाँ पे important point है, permanent hardness को remove करने के ये काम में आता है। अब बात करते हैं, are the crystalline salts really dry, anhydrous और hydrated salts? तो जैसा मैंने आपको बताया कि there are certain salts which have water molecules, जैसा कि अभी आपने वॉशिंग सोडा में देखा था, and there are certain salts which do not have water molecules. तो ये जो आपको एक्सपेरिमेंट है ये आपको बताया गया है जैसा कॉपर सल्फेट के रिगार्डिंग। कॉपर सल्फेट भी दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ये जो होता है ऐसे सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट विच कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, वाटर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स दैट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर आप हीट कर दो इसको तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाएंगे और ये बन जाएगा एनहाइड्रस सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट को जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते इसको बोला जाता है क्या बेटा, एनहाइड्रस सॉल्ट। अब इसको हम लोग पता कैसे चला, ये जो सॉल्ट होता है ब्लू कलर का होता है और इसको ब्लू विट्रॉल भी बोला जाता है, इसको ब्लू विट्रॉल भी बोला जाता है। लेकिन एनहाइड्रस CuSO4 जो होता है ये हमारा वाइट कलर का होता है और वाइट में आप पानी डाल दो फिर ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो इससे पता चला कि इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम रिमूव भी कर सकते हैं और इसमें ऐड भी कर सकते हैं।
तो बस ये आपको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रेटेड सॉल्ट और एनहाइड्रस सॉल्ट में क्या है, द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्ट आर कॉल्ड हाइड्रेटेड। तो जैसा कि विच डू नॉट कंटेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड एनहाइड्रस एंड विच कंटेन फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। देन कम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस देख के ही पता चल रहा होगा, ये जो हार्ड सब्सटेंस ये बनाते हैं, ये इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है, पीओपी जिसको हम लोग बोलते हैं। सो इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ फाइन वाइट पाउडर विच हार्डन्स ऑन exposed to moisture and allowed to dry. Its chemical formula is CaSO4 dot half H2O। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब ये बनता कैसे है, ये बनता है बेटा जिप्सम से, अभी आपको यहाँ पे बताएंगे। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O इस चीज़ को बोला जाता है क्या बेटा, जिप्सम। अब आप देख रहे होंगे दोनों ही हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं, एक में आधा वाटर मॉलिक्यूल है और एक में 2 वाटर मॉलिक्यूल है। इस कंपाउंड को बोला जाता है जिप्सम। अब जिप्सम को जब भी हम 373 केल्विन पे हीट करेंगे तो ये पीओपी में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। लेकिन अगर आपने यदि इसको 373 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दिया तो ये सिंपल कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोला जाता है डेड बर्न्ट प्लास्टर। इसको क्या बोला जाता है बेटा, डेड बर्न्ट प्लास्टर, जला हुआ प्लास्टर। अब आप इसको पीओपी में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ये खराब हो गया। तो ये यहाँ पे बहुत सोफिस्टिकेटेडली यानी कि बहुत टेम्परेचर को देखते हुए, नज़र में रखते हुए इसको हीट किया जाता है, कहीं वो बर्न ना हो जाए हमारा जो प्लास्टर है। तो ये इसको इस तरीके से बनाया जाता है। कलर, इट इज़ अ वाइट पाउडर, रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ क्या होता है, ये जो पीओपी है अगेन इसकी ये खासियत होती है कि जिप्सम से तो इसको बनाया गया, अगर देखा जाए तो CaSO4.2H2 था, इसको हीट किया तो पीओपी बना, पीओपी में वाटर डाल दो फिर जिप्सम बन गया। लेकिन इस जिप्सम और इसमें अंतर क्या है कि ये पाउडर फॉर्म में थी, और जब यहाँ पे हम लोग इसको पानी डाल देते हैं पीओपी में तो ये एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि फिर से रीशेप नहीं लिया जा सकता। फिर से आप इसको कितना भी हीट करके वापस पीओपी बनाना चाहो तो ये अगेन पीओपी में कन्वर्ट नहीं होती है। व्हेन इट इज मिक्स्ड विद वाटर लेफ्ट फॉर एन आवर इट सेट्स इनटू हार्ड मास। दिस इज ड्यू टू रिहाइड्रेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। The setting of plaster of Paris to hard mass is accompanied by slight expansion in volume. This property helps in getting a shape impression of the mold in which it is pushed, such as in making statues, toys, etc. So इसको हम लोग toys, statues जो होते हैं POP के उनमें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और प्लास्टर बनाने के लिए। ठीक है, अगला है uses. It is used in hospital for fixing broken bones, ligaments. Cast of wet POP is applied over the affected area to keep it immobile. And making dental fixture, it is used in making toys, cast, statues, decorative materials. It is used in making surface smooth, for example that of walls, ceiling and walls and ceiling. अगला है used in making decorative designs in ceilings, pillars. Plaster of Paris is an excellent flame retardant and it is used for making fireproof materials. It is also used for sealing gaps in airtight apparatus and it is used to make chalks for writing on the blackboard. तो ये हमारे यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेके था और इसके साथ हम लोग का ये चैप्टर खत्म हुआ। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।